जेल के मीडिया की गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात सभी दर्शकों को। और पुनः कार्यक्रम लेके आया हूं। सबसे पहले दर्शकों आपको आभार प्रकट करता हुआ उसके बाद आभार प्रकट करने जा रहा हूं जम्मू विश्वविद्यालय में और नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में उप कुलपति रह चुके प्रोफेसर R.D. शर्मा जी का, जो हमारे साथ हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं दर्शकों। ऑनरेबल VC R.D. शर्मा साहब ने जो 2 दिन पहले जेएल के गुड मॉर्निंग में कार्यक्रम दिया था, आपने इतना सराहा। हमारे यहाँ से कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण प्रोफेसर साहब का, R.D. शर्मा साहब का वो डिलीट हो गया और इतने मैसेज आए आपके प्यार के, कुछ शंकाएं भी जरूरी थी। तो पहले ये आपको अवगत करवाया और हमने इसीलिए आप सबकी मांग पर ऑनरेबल प्रोफेसर R.D. शर्मा साहब को रिक्वेस्ट की। उन्होंने रिक्वेस्ट मान ली, हमारे सामने है। सर पहली बात तो हमारा कोटि कोटि धन्यवाद आपको जेएल के मीडिया की तरफ से कि तकनीकी कारण से परेशानी हुई और असमंजस का दौर आ गया, मगर वी आर ग्रेटफुल। हमने आपको प्रार्थना की और आपने सरकारी सुबह आपका बड़ा कीमती वक्त होता है। और आपको भी और दर्शकों भी बता दूं, किसी की कई बार होता है आदमी संशय में पड़ जाए, ऐसा नहीं था। पर आज सर दर्शक जो है संतोष में, कईयों ने सर ये कार्यक्रम पहले देखा था लाइव जो है, उसके बाद कहीं देख नहीं पाए, तो उनकी बड़ी हार्दिक इच्छा थी। तो वही मैं पुनः शुरू करता हूँ उसी मुद्दे को लेकर। ऑनरेबल प्रोफेसर R.D. शर्मा सर कि जो रविवार को एक नया आयाम जम्मू कश्मीर में राजनीति का बना कि आप जैसी शख्सियत और सिविल सोसाइटी के जो क्रीम थी जम्मू की, वो एक उस स्टेज पर थी जो एक राजनेता का स्टेज था और जो लंबे समय तक राजनेता रहे। मगर उन्होंने, और जितने राजनीतिक नेता थे जिनमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे और बहुत मंत्री थे, योग पुरुष अलग अलग थे, स्टेज में आप जैसी शख्सियत साथ ही साथ और बहुत से बुद्धिजीवी थे, वो सब स्टेज पे थे और उन्होंने एक नया आयाम दिया सिविल सोसाइटी को। तो फिर वहीं आना चाहूंगा सर। और इसके बीच लगातार फिर सर मैसेज आने शुरू हो गए हैं। लेक्चरर अताउल्ला साहब ने कहा गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, क्योंकि लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हैं VC सर। आपसे पहले यही जानना चाहूंगा सर कि ये एक नया जो आयाम उस दिन आया है, चर्चाएं बहुत हैं कि क्या VC R.D. शर्मा साहब पॉलिटिकल ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, वैद साहब करेंगे, धोनी करेंगे। मगर सिविल सोसाइटी को एक नया आयाम गुलाम नबी आजाद ने दिया है कि सिविल सोसाइटी के बाद राजनीति बात नहीं करूंगा, और उन्होंने बात की, सबने सराहा। आपका अनुभव लेना चाहूंगा, ये कुल मिलाकर माजरा आपने किस नजर से देखा है सर? एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपका धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद। आपने ये एक अवसर दिया मैं अपने विचार साझा करूं जनता से। मेरा वहां जाना तो ये एक सिविल सोसाइटी के उसी के अंतर्गत था, क्योंकि जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो जाने माने लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के हैं। और जो कन्वीनर थे वो सीनियर एडवोकेट है हमारे भरद्वाज साहब, और प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन के। और संस्थाएं हैं उसमें, नमी डोगरी संस्था थी, साथ में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग थे, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी थे। पुराने वाइस चांसलर R.R. शर्मा साहब भी वहां थे। तो अब ये पता लगा कि ये एक सिविल सोसाइटी का फंक्शन है और गुलाम नबी आजाद साहब को वेलकम करने के लिए फंक्शन है। उनको जो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, उसके उपलक्ष्य में था कि ये सिविल सोसाइटी भी उसका आदर सत्कार करें और उनके जो अचीवमेंट्स हैं लोगों के सामने लाएं, और ये लगे कि सिविल सोसाइटी बहुत एहतराम करती है। तो उसमें आजाद साहब ने जो कहा, 2-3 बातें उन्होंने इतनी अच्छी कही, सब जानते हैं मगर बोलते नहीं है। कौन इतनी देर, कई दशकों तक राजनीति में रहा हो और ये कहे कि ये सब कुछ जो बिगड़ रहा है, राजनीति में आने के बाद हमने देखा कि राजनीति तो चल रही है मगर इंसानियत खत्म हो रही है।
और वो खुद राजनीति में रह करके ये मान रहे हैं कि राजनीति में इंसानियत नाम की चीज जो है लुप्त हो रही है, इसको स्ट्रेंथन करना है और इसका ध्यान रखना है। और दूसरी बात उन्होंने जम्मू सिविल सोसाइटी के लिए कही, जम्मू प्रोविंस की बात की कि जम्मू एक ऐसा शहर है जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है और जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लोग, अगर स्टेट में लद्दाख अलग होने से पहले 22 डिस्ट्रिक्ट थे और 22 डिस्ट्रिक्ट के लोग ही जम्मू में रहते हैं। तो जम्मू में सब कुछ समा गया है, हर विचारधारा के लोग, हर बैकग्राउंड के लोग, हर धर्म के लोग और हर एरिया के लोग यहाँ हैं। और इसको जब आप कंपेयर करेंगे किसी और शहरों में, शायद ही कोई ऐसा शहर मिले जिसमें इतना अपनापन, इतना सब कुछ समाने वाला कल्चर। और खास करके श्रीनगर में जब हम देखते हैं, कश्मीर में जब हमें देखते हैं, वहां मिलिटेंसी की वजह से अब लोग वहां से जा चुके हैं और ऐसा लगता है कि खाली वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ही रह गया है। अब उसमें रोल ये नहीं कहना चाहिए कि वो मुसलमानों की वजह से हुआ है, वो मिलिटेंट्स की वजह से हुआ है। और दहशतगर्दी ने इतना इतना वहां गर्दिश कर दी, कत्लेआम कर दिया, लोगों को मार दिया। और जब उन लोगों ने मारा है, लोग भाग गए वहां, तो इसमें कोई एक तबके के लोग नहीं भागे हैं। जितने आपको भारत को पसंद करने वाले मुसलमान थे वहां, लीडिंग मुसलमान भारत को पसंद करने वाले थे, उनको भी चुन चुन कर मार दिया। मैं अपनी फ्रेटर्निटी की बात करता हूं, हमारे वाइस चांसलर थे वहां, मशरूल हक, वहां उनका भी कत्ल किया गया, उनके पर्सनल सेक्रेटरी का कत्ल कर दिया गया। और अभी जो एक फिल्म चल रही है कश्मीर फाइल्स पर, उसमें तो दिल दहलाने वाली पिक्चर सामने आ गई, जो सामने होगी पहले भी थी, मगर कैसे भी हुआ, 24-25 लोगों को एकदम मार दिया और लोगों को एक रात के अंदर ही भागना पड़ गया। तो ऐसी हालत में हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। तो गुलाम नबी आजाद साहब ने ये जो आह्वान किया सिविल सोसाइटी का, वो एक बहुत इस समय जरूरत है सबको कि जहां सिविल सोसाइटी में सीनियर सिटीजन्स हैं, एडवोकेट्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, वो देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं और राजनीति को हमेशा मार्गदर्शन करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें, अगर हो सके तो पार्टिसिपेट भी करें। पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो कई ऐसे संस्थाएं हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, या अपनी एक राइटिंग स्किल है, इंटरेक्शन है, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, तो वहां मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और एक कन्वे करना चाहिए, खास करके गवर्नमेंट को, या जो संस्थाएं हैं जो एडमिनिस्टर करती हैं, गवर्नेंस जो है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होती है, तो उसको रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने आह्वान किया कि हमारा बहुत भारी रोल है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि आप एक्टिव ना रहें, एक्टिव रह करके समाज सेवा करें। तो ये एक उसकी बैकग्राउंड थी। प्रोफेसर आर डी शर्मा सर, एक कहते हैं ना, कभी कभी कोई ऐसी एक अलग जगह जाता है और एक ऐसा शख्स जिसको विपक्ष में है, यहाँ सत्ताधारी भाजपा है, मगर जब वो राज्यसभा से विपक्ष का नेता था, रिटायर होता है, और जिस तरीके से सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल में प्रजातंत्र मंदिर में सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री होते हैं, सर्वोसर्वा तो राष्ट्रपति होते हैं, मगर सर सर्वोसर्वा प्रजातंत्र के मंदिर में एक तो सत्ताधारी दल का नेता और एक दूसरा विपक्ष का। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने जो भावुक स्पीच की और प्रधानमंत्री जी का गला भी रुक गया, इमोशनल उनकी सारी बातें कहकर कि आपकी आवश्यकता है। आपका एक असीम अनुभव शिक्षाविद है और हमारे लिए प्रोफेसर आर डी शर्मा साहब सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है, गर्व है। अभी तो आपसे बात कर रहे हैं, पहले भी जब जब कहीं कोई हमें कोई समस्या दिखी, एक पत्रकार के नाते हम आपके पास आए, आपने हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, आभारी हैं आपके। सर, ये जो नया आयाम बना है और इसमें जो गुलाम नबी आजाद ने बात कही है, उन्होंने सब कुछ साफ साफ कर दिया, और खास करके जिस तरीके से वीसी सर, सिविल सोसाइटी हमारी जम्मू की, आप जैसी महान शख्सियत, बहुत से अधिकारी हैं,
पहली बार डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर वैद, वो भी सन ऑफ द सॉइल है सर, वो भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं और आप भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं, जानकार हैं। रिटायरमेंट के बाद वो आराम से रह रहे थे और बहुत से शख्सियत थे। आप लोग बाहर आए और ये गुलाम नबी आजाद ने और उनको जो समारोह किया गया एक नया आयाम दे गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। क्या ये आयाम आने वाले जम्मू कश्मीर में क्या और कर सकता है, और इसको गुलाम नबी आजाद क्या पूरे देश भर में सिविल सोसाइटी को जगाएंगे? आपका अनुभव बांटना चाहूंगा दर्शकों के साथ। देखिए, आपने कहा कि राज्यसभा में जब वो विदाई भाषण चल रहा था प्रधानमंत्री जी का, उनके आंखों में भी पानी आ गया और गुलाम नबी आजाद साहब भी भावुक हो गए थे। तो एक तो ये समय ऐसा, विदाई का समय होता ही ऐसा है, और उसमें जब पुराने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए, और प्रधानमंत्री ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया उस समय जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और यहाँ जे&के में ये चीफ मिनिस्टर थे गुलाम नबी आजाद साहब, और वो हंगामा हो गया कश्मीर में, जिसमें अमरनाथ यात्रा के समय बाहर में आए हुए लोगों को बहुत जल्दी से जाना था, और कोई साधन ना होने पर क्या क्या उनको कठिनाई आई, और गुजरात के लोग उसमें थे। तो उस समय उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उन्होंने फोन किया गुलाम नबी आजाद साहब को, और उन्होंने किसी तरीके से वो इंतजाम किया और वो लोगों को बाहर पहुंचाया सुरक्षित ढंग से। तो अलग अलग गवर्नमेंट के लोग होते हुए और अलग अलग विचारधारा के लोग होते हुए, एक चीफ मिनिस्टर हैं वो कांग्रेस की बैकग्राउंड के हैं, दूसरे चीफ मिनिस्टर हैं जो बीजेपी बैकग्राउंड के हैं, और जनता तो कॉमन है ना। जब जनता के वेलफेयर की बात आती है तो उन्होंने वो एक्सपीरियंस शेयर किया कि अलग अलग विचारधारा के होते हुए जनता के कल्याण के लिए, जनता को बचाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। इस तरह के कई एक्सपीरियंस तो शेयर किए, इसलिए तो ये जो एक सही अंदर से निकली हुई आवाज सामने आती है जब एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी है गुलाम नबी आजाद साहब से। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर जे&के का, वो जम्मू यूनिवर्सिटी का, दूसरी यूनिवर्सिटी का भी, कश्मीर यूनिवर्सिटी का भी प्रो चांसलर होता है। तो उसके नाते हमारी एक हाईएस्ट बॉडी होती है, डिसीजन मेकिंग बॉडी यूनिवर्सिटी में, उसको हम यूनिवर्सिटी काउंसिल बोलते हैं। तो यूनिवर्सिटी काउंसिल में चेयर करते हैं गवर्नर साहब करते हैं, प्रो चांसलर मेंबर है, सब ऑफिशियल मेंबर हैं। इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर चेयर करते हैं उसको, यूनिवर्सिटी काउंसिल को, तो वो भी वहां प्रेजेंट थे। एजुकेशन मिनिस्टर होता है, फंक्शनरीज होते हैं, जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन है, कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस होते हैं, ये सब लोग होते हैं, और कुछ जाने माने बुद्धिजीवी होते हैं, यूनिवर्सिटी के फंक्शनरीज होते हैं, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट, डीन्स वहां होते हैं। तो एक कोई इशू आया वहां, मैं उस समय देख रहा था कठुआ कैंपस एज ए रेक्टर, और भद्रवा कैंपस भी चल रहा था। तो भद्रवा कैंपस की एक अपनी जरूरत है, और भद्रवा कैंपस का एक अपना एनवायरनमेंट है और वाइब्रेशन है भद्रवा एरिया में। वहां के लोग काफी इंटरकनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं, और काफी जागरूक हैं। और कठुआ कैंपस में भी अभी काम नहीं चला था, तो प्रपोजल वहां यूनिवर्सिटी काउंसिल में भद्रवा कैंपस से गया। तो क्योंकि मैं थोड़ी देर बना था, भद्रवा कैंपस पहले शुरू हो गया था, तो जैसे ही वो प्रपोजल वहां आया, और मैं वहां मेंबर था एज ए प्रेसिडेंट जम्मू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, तो साथ में मेरी पोजीशन दूसरी भी थी, रेक्टर भी था। तो प्रपोजल ये आया कि भद्रवा कैंपस में 3 प्रोग्राम मास्टर डिग्री के शुरू किए जाएंगे। वो है, इंग्लिश मास्टर डिग्री था, मैनेजमेंट का मास्टर डिग्री था, और एक और था इंग्लिश का, मैनेजमेंट का, और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो शायद टूरिज्म का था, क्या था। 3 प्रोग्राम वहां शुरू किए जाएंगे। तो क्योंकि प्रपोजल भद्रवा कैंपस का था, हमारी तरफ से प्रपोजल गया नहीं था। उसमें हो सकता मेरी कमजोरी हो जाए, मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि उसका तरीका होता है, प्रपोजल भेजे जाते हैं, टाइम दिया जाता है कि, और मैं अभी कुछ ही दिन पहले ही गया हुआ था, तो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी। मैंने वहां कहा, मैंने क्या,
भद्रवा कैंपस और कठुआ कैंपस को एक ही नजर से देखा जाए। जो प्रोग्राम भद्रवा कैंपस में हो वो प्रोग्राम कठुआ कैंपस में भी हो, जो फैसिलिटी और फैकल्टी वहां रिक्रूट की जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां तैयार किया जाए वो भद्रवा, क्योंकि इस समय दो कैंपस सामने सामने आए हैं तो दोनों को एक साथ देखा जाए। हालांकि कई लोगों ने विरोध किया उस समय, वो तो नाम लेना ठीक नहीं हुआ किन किन लोगों ने विरोध किया होगा, लोग समझ भी सकते हैं कौन लोग हो सकते हैं और वो क्यों बोल सकते हैं। कई बार तो राजनीति की वजह से भी लोग बोलते हैं, कई बार किसी और वजह से भी बोलते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब भद्रवा के हैं तो हम भद्रवा की ही बात करेंगे। तो एनीवे जब मैंने ये बोला तो विरोध को देखते हुए इन्होंने आगे बढ़ के कहा नहीं, आर डी शर्मा ठीक कह रहे हैं, जो भद्रवा कैंपस में होगा वही कठुआ कैंपस में भी होगा। और आज वो आप वहां के उस समय के मिनट्स देख लें आप, यूनिवर्सिटी काउंसिल के, प्रॉपरली रिकॉर्डेड है ये कि दोनों की जो उत्थान होगा, प्रगति होगी, एकेडमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर एक साथ होगी। तो ये बड़प्पन और दूरदृष्टि और सभी सभी एरियाज को एक साथ लेकर के चलना, ये देखते हुए कि हो सकता है कि ये जो कठुआ का एरिया है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं पड़ता है, तो कौन एक आम आदमी तो नहीं समझ सकता है कि जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं पड़ता हो तो वो उसका ध्यान रखेगा। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा एक ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी था कि गुलाम नबी आजाद साहब एक दूरदृष्टि वाले आदमी हैं, वेरी सीजनड आदमी है, और उनको भारत सरकार ने जब पद्म भूषण दिया, अब बताइए गवर्नमेंट दूसरी है, अब ओपोजिशन को, जो कांग्रेस को ऑब्जेक्शन क्यों होना चाहिए कि उनके एक नेता को इस तरह सम्मानित किया गया है, तो अच्छे काम की सराहना करनी ही चाहिए। और मैं एज ए बुद्धिजीवी अपने बच्चों से, अपने कुलीग से, जंगर कुलीग से, या और अपने जो लोग उनको आप रिश्तेदार कह लीजिए या मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी कह लीजिए, जिनसे भी आपका राब्ता रहता है, कभी कभार बातचीत होती है तो राजनीति पर भी बात हो जाती है, तो हमेशा हमारा यही रहता है, खास करके मेरा यही ओपिनियन रहता है कि एज वोटर्स हमको हमेशा कैंडिडेट की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। वो सत्य कितना है, मॉरल वैल्यूज उसमें कितनी है, इथिकल वैल्यूज कितनी है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसकी बैकग्राउंड क्या रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत कुछ किया है, अप्लाई जब भी कोई इलेक्शन लड़ता है तो एक डिटेल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, उसमें उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी जाता है, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड भी जाता है, सब कुछ जाता है। जानते हुए भी फिर भी लोग कई बार बेनामी प्रॉपर्टी तैयार करते हैं। कोशिश की है इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के रिफॉर्म्स लाने के लिए, मगर हम एज ए वोटर अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए और हर ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बहुत ईमानदार हो, इथिकल और मॉरल वैल्यू वाला हो, और उसकी बैकग्राउंड और उसकी पर्सनैलिटी का पता हो, पारदर्शिता हो, तो वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, पीडीपी का है, या लेफ्ट का है, या किसी और भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका होगा क्या, फिर वो इस तरीके से एक इलेक्टोरेट आएगा, एक चुन करके लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, तो मेजॉरिटी जिसकी भी होगी, अल्टीमेटली वोटर्स जो हैं उनकी मेजॉरिटी इस तरीके से अगर आती जाए और अच्छे लोग आते जाएं तो सही में समाज का उत्थान होगा। और बात ये भी कही जाती है कि जैसे वोटर्स, जैसे जनता, वैसे ही तो नेता होंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जैसे गुलाम नबी आजाद साहब के लोग की तरह के लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड रखते हों, जब वो ईमानदारी से सबको एक साथ लेकर के चलते हैं तो उनकी सराहना करनी ही चाहिए। और ये भी एक बैकग्राउंड थी कि मैं वहां गया, मैं किसी इसलिए नहीं गया कि मैं कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं, मेरे अपने कुलीग्स ने पूछना शुरू कर दिया कि अब आपको क्या चाहिए, अब तो आप सेवानिवृत्त हो गए, आपको क्या चाहिए। अब हरे को तो जवाब देने की जरूरत तो होती नहीं है, ये एक बहुत सीमित सी सोच है कि आदमी का आप जजमेंट कर दो आप बिना देखे सुने कि वो क्या करने जा रहा है या क्या उसकी भावना है। ऐसी डिस्कशन तो हुई नहीं कि हम क्यों गए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है कि जनता को आंखें खोल के रखनी चाहिए, इलेक्शन के बाद भी नेताओं का ध्यान रखना चाहिए, और जो अच्छा कार्य करता है उसकी सराहना करनी चाहिए, पब्लिकली सराहना करनी चाहिए, उसके हाथ और मजबूत करने चाहिए कि वो और सेवा कर सके। तो ये एक बैकग्राउंड थी सारे फंक्शन की। प्रोफेसर आर डी शर्मा साहब, विसल ब्लोअर जो होता है, कई बार नई अलग जगाई जाती है, बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि फील्ड जो गुलाम नबी आजाद ने एक नया चुना, राजनीति फील्ड उनका पुराना है, सर बड़ा लंबा अनुभव उन्होंने बताया भी, मगर सिविल सोसाइटी को साथ लेकर एक अच्छा सीजन्ड पॉलिटिशियन राजनीति की बात ना करके समाज की बात करता है, और सिविल सोसाइटी के महानुभाव आप और शख्सियत जो बैठे थे उनके साथ बात करना एक नया फील्ड दे गया सर को। पॉलिटिशियन होता तो उसके बाद बहुत तरीके होते हैं, मगर उसने हट के बात की और लोगों को, उसमें मैं भी शामिल हूं कि मुझे पता लगा गुलाम नबी आजाद की बेसिकली वो प्रभावित थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से, वहां रहे, बाद में कांग्रेस में आए। एक जो नई सर उन्होंने एक फील्ड अब तैयार की है, बंजर भूमि है, बंजर भूमि में सर फसल लगानी बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिच्छू होते हैं, बहुत पत्थर होते हैं, ये सिविल सोसाइटी के उन्होंने एक नया है और इसमें नया आयाम आएगा। आपका अनुभव लेना चाहूंगा एज ए बुद्धिजीवी, एज ए सिविल सोसाइटी की एक क्रीम, और ऐसे विश्वविद्यालय में जहां आपने एक से एक नए आयाम दिए, दुनिया तो गवाह है प्रोफेसर आर डी शर्मा साहब, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं, मैंने हर उसके एज ए मीडिया वाचक आपसे देखा, और जिस तरीके से आपने सकारात्मक मीडिया को, नेगेटिव वाले तो नेगेटिव करते हैं, आपने सपोर्ट दी, वो बड़ी महानता है। ये बाद में इसलिए जोड़ रहा हूँ सर, एक नया आयाम, एक नया फील्ड गुलाम नबी आजाद दे गए हैं कि सिविल सोसाइटी की जरूरत है। और सर आपको मैं अवगत कराता हूँ, और आप ही के माध्यम से, मैं दर्शक भी सुन रहे होंगे, जब ये बात हुई बहुत से फोन आने शुरू हो गए, बहुतों के अलर्ट हो गए, चाहे यहाँ पर केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियां हैं, दूसरी हैं, तो ये जो जितनी एजेंसियां हमारी अलग है वो सारे कहने लगे, अक्सर मकसद क्या निकला, लोग खुश भी थे, हर एक ने अपने विचार प्रकट किए, आप लोग कुछ महान शख्सियत स्टेज पे थी, और बहुत से जो आ नहीं पाए उनसे भी मेरी बात हो रही थी, तो दे वर वेरी हैप्पी कि नया फील्ड दिया है सिविल सोसाइटी में। सरकार भी सोचेगी जो हमारी यहाँ की है, अभी तक हमारी सरकार, अगर मैं कहूँ कि वो सूरदास की तरह है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी में गिने चुने लोग होते हैं, उनसे बात कर लेते हैं सर, ये एक दुर्भाग्य की बात है। क्या प्रोफेसर आर डी शर्मा साहब, ये जो नया आयाम बना है इसको आगे चलाया जाएगा, एंड हु विल बेल द कैट, जो सिविल सोसाइटी आप जैसी शख्सियत है कि एक नया आयाम दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव आने वाले हैं सर, बहुत कुछ घटनाएं हो रही हैं आपके सामने है, आपका अनुभव जानना चाहूंगा। देखिए, इस समय हमारे सामने बहुत समस्याएं हैं, और अभी देख लीजिए कल क्या हुआ बंगाल में, वो एक बस्ती में आग लगा दी गई और अंदर बंद करके आग लगाई है, उसमें 2 बच्चे भी जल गए हैं, 10 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। जी सर। तो अब कहा तो जाता है ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा हुआ है, भाई किसी का भी हुआ, इंसान तो पहले आप हो, उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है। इसी तरीके से आजाद साहब ने एग्जाम्पल दी थी यूक्रेन की, क्या ये मानवता कभी सहन करेगी कि जो एक कंट्री को बिल्कुल तबाह कर दो कुछ राजनीतिक कारणों के। अब वहां का क्या चाहिए रशिया को, क्या तेल चाहिए, क्या उनको ये खतरा हो गया कि वो नाटो ज्वाइन करने वाला है यूक्रेन। इसी तरीके से जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में किस किस का सफाया नहीं हो गया, कश्मीरी वहां से, कश्मीरी पंडित वहां से भाग गए, सिखों का कत्लेआम हो गया, और ऐसे मुसलमान जो भारत का ओपनली वो करते थे, और भी बहुत लोग हैं जो भारत से प्यार करते हैं, मन नहीं, दहशतगर्दी की वजह से बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे माहौल में उनका ये चिंता प्रकट करना और लोगों का आह्वान करना, तो ये बहुत जरूरी था कि ऐसी हालत में हम राजनीति को नई दिशा कैसे दे सकते हैं, और साथ में डेवलपमेंट की बात भी करनी है। अब डेवलपमेंट जो है इस परिप्रेक्ष्य में, जैसे जेएंडके की बात करते हैं, 370 की एब्रोगेशन के बाद जैसे क्लेम किया था कि यहां शांति होगी और डेवलपमेंट होगी, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से काफी चीजें बदली हैं। अब जो हालत पहले हुआ करती थी शायद ऐसे नहीं हो, क्योंकि मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, स्टैटिस्टिक्स वो सीधे बता सकती है कि कम हुई है या नहीं हुई है। मगर जो रिसेंट 1-2 दिन के पहले की जो डेवलपमेंट है, एलजी साहब ने कहा है कि अभी तक 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो फॉरेन डिफरेंट कंट्री से वो आना शुरू हो गई है, और दुबई से ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है, बहुत बड़ा भी सम्मेलन चल रहा है। बिल्कुल सर, गल्फ कंट्री से ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आई है। बिल्कुल सर। और 70,000 करोड़ आने की उम्मीद है, और अभी तक
27,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। अब ये एक बहुत भारी उपलब्धि है स्टेट के लिए, मगर इसके साथ साथ आप, क्योंकि राजनीति, हमारी राजनीति जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर रहती है, और डेमोक्रेसी को सही ढंग से चलाने के लिए 4 स्तंभ है हमारे पास, और चारों स्तंभों का योगदान जो है वो एक सा है। इन चारों स्तंभों को मिल करके चलना है और अपने अपने काम को करना है, एक दूसरे को खींचने का काम नहीं करना है, त्रुटियां नहीं निकालनी है। उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कल अगर उस दिन का आप फंक्शन देखेंगे तो मीडिया का रोल, लीडिंग रोल था। एंकर कौन कर रहे थे? वो एक जाने माने हाँ बिल्कुल पत्रकार सर, वो कर रहे थे। पहली बार इतना बड़ा पत्रकार, तो बिल्कुल सर। मीडिया का बड़ा बड़ा भारी रोल है, जुडिशरी का रोल है, लेजिस्लेचर का रोल है। उसी से उन्होंने एक नया जो आयाम कहिए या स्तंभ कहिए, एक नया उन्होंने कहा, हालांकि पहले भी है मगर अब उसका रोल बढ़ गया है, वो सिविल सोसाइटी का है। कि इतना कुछ होते हुए भी, इतनी प्रगति होते हुए भी शांति नहीं है। यहाँ के एक तो जितने पुराने पॉलिटिशियंस हैं, खास करके कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियन कह लीजिए आप, वो खुश नहीं है। अब उनकी उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उन कंप्लेंट्स को भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। उनकी कौन सी चिंताएं हैं, और वो चिंताएं देखनी है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अगर वो समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली कोई चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, उसको करेक्ट करने की जरूरत है। लोगों को साथ लेके चलना बहुत जरूरी है, और लोगों को साथ लिया भी जा रहा है। अब पहले जो है ग्रास रूट लेवल पर वो डेमोक्रेसी थी या नहीं, क्योंकि 87 का वो हमेशा कंप्लेंट आती है पूरी कंट्री में, और कई देशों में भी इनकी कई बार चर्चा हो गई कि वो दैट वाज द मोस्ट रिग्ड इलेक्शन इन इलेक्शन का, जेएंडके। बिल्कुल सर। इस तरह की कंप्लेंट्स और इस तरह के लांछन जब राजनेताओं पर लगते हैं तो डेमोक्रेसी खतरे में रहती है। वो ऐसा दोबारा ना हो, उसके लिए प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, और उस प्रिकॉशन के लिए सिविल सोसाइटी का बड़ा भारी रोल है, जर्नलिज्म का बड़ा भारी रोल है, जुडिशरी का है। तो ऐसी जो डेलिब्रेशंस होती हैं, इस तरह की जो मीटिंग होती हैं जिसमें आपको लोग मिलते हैं, सिविल सोसाइटी का मतलब है एकेडमिशियन भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें बार से भी हैं और चैम्बर से भी हैं। तो जब ये लोग आकर के इंटरेक्ट करते हैं और वो प्लग करने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश करते हैं कहां कहां हम गए। अब जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हाँ प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मगर लोकल लोगों को नुकसान हो रहा है। चाहे वो पीछे कंप्लेंट्स थी वाइन डीलर्स की, बिल्कुल वो सर। कैसे हैंडल किया गया, अलॉटमेंट कैसे हुई, वो पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों के पास स्कोप नहीं होना चाहिए किसी कंप्लेंट का कि उसमें कोई हेरा फेरी हो गई है। अब कई लोग कहना शुरू कर दिए हैं, काफी देर से कह रहे हैं, और हमारे एलजी के लिए नहीं कहते हैं, हर ऐसे गवर्नर को या एलजी के लिए कहेंगे जहां पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं चल रही है, क्योंकि आसानी से कहा जा सकता है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो वहां होती नहीं। जहां भी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं और वहां एलजी हैं या फुल गवर्नर्स हैं, उनके लिए बहुत आसानी से उनके अगेंस्ट लांछन लगते हैं, कंप्लेंट्स होती है कि क्या कहा जाता है उनको। ओपोजिशन हमेशा कहती है कि ये रूलिंग पार्टी की ही गवर्नमेंट है, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही है। हालांकि स्टैट्यूट्स के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से, या सीधे बातों में कहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो गवर्नर सबके होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। खाली इस बात के लिए कहा जाए कि ये जो अमुक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये अमुक रूलिंग पार्टी के टाइम पर आया हुआ है, तो इसलिए ये उसी का आदमी है, ये हमारी सोच ठीक नहीं है। अब एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा लोगों को तो कि अमुक पार्टी के टाइम अमुक गवर्नर ने आकर के ऐसे काम किए जो रूलिंग पार्टी को ही फायदा देते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे कार्य किए जाएं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के हों, चाहे वो रिक्रूटमेंट के हों, चाहे वो किसी और तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हों, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के हों,
पब्लिक गवर्नेंस के हों, वो ऐसे लगे कि वो सबके वेलफेयर के लिए हैं। और जो लोग ये इस तरह की बात करते हैं उसको उसको तथ्यों के हिसाब से, मतलब तथ्यों के साथ उसका काउंटर भी किया जाए, उसका पूरा ब्यौरा दिया जाए कि ये काम किया गया, इसमें ये लोग इन्वॉल्व थे, ये प्रोसीजर फॉलो किया गया, पब्लिकली किया गया, पब्लिक टेंडर निकाले गए, ओपन एडवर्टीजमेंट निकाली गई, उसमें ये लोग आ, और फिर ऐसी संस्थाओं में जो इन चीजों को हैंडल करते हैं वहां पर लोग कौन होने चाहिए, उनकी अपनी भी पर्सनैलिटी इन्वॉल्व होती है, अपना भी कैरेक्टर इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल ऑनेबल सर, सबसे मैं बहुत कार्यक्रम को आगे नहीं ले जा सकता क्योंकि मजबूरी है। जो आपने कहा सचमुच हर शब्द आपके गोल्डन है, पर ये भी जैसे आपने कहा बेबाकी से बात की। और मुझे भी सर इस जम्मू कश्मीर में जर्नलिज्म में मैंने देखा, पहली बार मैं भी देख रहा हूँ सर, एक तो सरकार की जो पॉलिसी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ठीक नहीं है, कोई आरोप लगाता सरकार कोई जवाब नहीं देती है। सोशल मीडिया कुछ प्रोफेशनल है, कुछ अनप्रोफेशनल है। देखिए लोगों का नागो के साथ लोगों का तो लांछन लगाना बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, उनको हक है अपनी बात शेयर करने का। मैं आपके साथ वही शेयर कर देता हूं जो आप ही ने एक बार मुझे पूछा था कि बुरहान वानी की जो बिल्कुल सर, बड़ा तूफान मचा था सर आप वो एपिसोड हुआ, इसमें आपका क्या विचार था? तो मैंने अभी यही कहा था कि मैं बुद्धिजीवी हूं, मरने मारने में विश्वास नहीं करता। और उसमें मेरा कहने का ये पॉइंट था कि जब एक आदमी को मारने के लिए हमने 400-500 सिविल सोसाइटी के लोग मरवा दिए, इसको बहुत ढंग से सोचना चाहिए, फ्यूचर में ऐसा ना हो। ये एक मेरा मुद्दा था, मगर लोगों ने कितना बवाल मचाया, बात का इतना बतंगड़ बनाया सर। बिल्कुल सर, बस आपने तो बात का बतंगड़ बनाने वालों से घबराना नहीं चाहिए। नहीं सर, आपने तथ्य लाने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए और अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। मुझे ऑनरेबल सर पूरी यकीन है कि इस वक्त जो हमारे एलजी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने स्वयं कई बार उनको ये कहा कि साहब आप भी अपना पक्ष दीजिए सर, आपका इतना बड़ा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, पहले नहीं करता था। आप याद करें जब टीवी जर्नल होते थे, अलग सी बात थी, अब वो नहीं है सर। अब सर समय नहीं है, मगर हमें बड़ा सौभाग्य है और आप दोबारा आए, बहुत मैं कोटि कोटि धन्यवाद हूँ। बहुत से लोगों ने आपको गुड मॉर्निंग बोली, जिसमें लेक्चर अताउल्ला साहब हैं। और अताउल्ला साहब ने कब बात और लिखी है सर कि गुलाम नबी आजाद हैव द रेस ऑफ द नेम J&K in नेशनल एंड इंटरनेशनल फॉर्म। एक और बात लिखते हैं सर, वो मुझे लगता है कि आपकी प्रेरणा पर चलते हैं। वो उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज डाला है सर, मैं निकाल रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि लख्तार अताउल्ला साहब ने द्वारा कश्मीर सेंट्रिक नैरेटिव हैव ड्रॉप्ड आजाद साहब गवर्नमेंट 2008। और बहुतों ने सर बड़े बड़े आपको गुड मॉर्निंग बोली, इसमें जयदेव सरोज हैं। और वो लगते हैं जम्मू एक कांग्रेस ने रिजाइन, एक और नेता ने रिजाइन किया के लेक्चरार के बाद सर वीरेंद्रजीत सिंह जी ने आपको गुड मॉर्निंग कही है। ये नेशनल सिख फ्रंट के और भारतीय जनता पार्टी के उप प्रधान है, हर कार्यक्रम को देखते हैं और अपने विचार देते हैं। ऐसे जयदेव सरोज हैं सर, ये सबने दिया है। और सर इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो भी उन्होंने सुना और उनका जो भी इसका प्रतिक्रिया है वो शेयर करनी चाहिए लोगों, यही एक सिविल सोसाइटी का रोल है। तभी उनके नाम लेते हैं सर। मेरी तरफ से पुनः जेल के की तरफ से बहुत बहुत कोटि धन्यवाद कि आपने दोबारा हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। और जो हम पर बहुत सी परेशानियां थी, दर्शकों को सबको, सरकार को भी क्लियर होगी, देयर वाज नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं थी कि ऑनरेबल इतनी बड़ी शख्सियत आर.डी. शर्मा साहब को कोई इग्नोर करेगा, कुछ करेगा। तकनीकी खराबी हुई, मगर आपने दोबारा आके हमें सम्मान दिया, जनता को। मीडिया का बहुत भारी रोल है और आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू दर्शकों। और यहीं पर कार्यक्रम की समाप्ति, पुनः ऑनरेबल वीसी आर.डी. शर्मा साहब को धन्यवाद देते हुए नमस्कार।